दादी की रसोई में हम क्वालिटी की चीज देंगे, देसी घी का खाना देंगे, बासमती चावल देंगे, ऐसा खाना देंगे जो शायद हम अपने घर पे भी ना खाते हैं। दिल में इच्छा थी जब हम 5 स्टार क्वालिटी का खाना दे रहे हैं तो 5 स्टार माहौल भी देना चाहिए। तो ये गरीबों का मैकडोनल्ड जो हम बाहर खिलाते थे, लोग सड़क पे बैठ के खाते थे, कोई कहीं खाता था, कोई कहीं, तो अंदर से लगता था कि हम इतना अच्छा खाना दे रहे हैं और ये जमीन पे बैठ के खा रहे हैं। स्पोर्ट्स से एक तो ये कहा जाता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा नेवर से डाई स्प्रेड होती है, हारना कभी पसंद नहीं करता किसी भी स्पोर्ट्स का, कोई भी स्पोर्ट्स। अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं तो देने वालों की बहुत लंबी लाइन है, देने वाला तो है ही नहीं। ये डायलॉग देने से पहले कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, इतना पैसा जरूर कमाना, बिकॉज मनी इज सेकेंड इनिंग हमेशा अच्छी रहती है, बशर्ते आपने पहली इनिंग पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ एंजॉय करी हो और बढ़ाने के लिए आपने इतना कर लिया। आप अपनी मेट को अगर अपने 10,000 की कोई साड़ी भी दे देंगे तो आप उसे चॉइस नहीं दे रहे, इसलिए वो कदम नहीं करते। ये जो हम चॉइस दे रहे हैं, जब वो पसंद करती हैं, उनका जरा चेहरा देखिए कितनी खुशी होती है। मैं अपनी एज ग्रुप के सारे लोगों को जब देखता हूँ पार्क के अंदर बैठे, क्या बातें करेंगे, पार्क के अंदर बैठ के क्या कर सकते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। नमस्कार जी, मेरा नाम अनूप खन्ना है और आज की डेट में मेरी पहचान दादी की रसोई की रही है। दादी की रसोई हम लोगों ने 21 अगस्त 2015 को शुरू करा था। एक्चुअली लोग मेरे से पूछते हैं आपने क्या सोच के शुरू करा, कैसे करा। तो मेरी मदर की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी, तो कहने लगे मेरे हिस्से का जो खाना होता है वो किसी गरीब को क्यों नहीं खिला देते तुम। तो बच्चे वगैरह हम लोग सब जने बैठे थे, सब बोले कि दादी की इच्छा है, पापा शुरू कर देते हैं, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। मेरे बेटे के मुंह से निकला तो नाम भी पड़ गया, सब कुछ हो गया। हमने कहा फ़ौरन शुरू कर देते हैं। तो मम्मी से पूछा क्या करना चाहिए, तो दाल चावल और मम्मी बोली हरी मिर्च। हमने कहा हरी मिर्च से तो नहीं चलेगा, एक अचार रख देते हैं। तो दाल चावल और अचार का कंसेप्ट आया। अब मुसीबत ये थी कि मैंने तो कभी प्याज भी नहीं काटा था, ना कभी टमाटर कटे थे मेरे से, तो अब ये करा कैसे जाए। लेकिन जब आप कोई सच्चे मन से किसी काम को करने की इच्छा रखते हैं तो ऊपर वाला अपने आप मानक बनाता है। मैं ये कहता हूँ ये मैं कर रहा हूँ बिल्कुल गलत बात है, ये ऊपर वाला ही कोई ना कोई मानक बनाता है। हमारे ठीक पीछे जहाँ पर मेरी दवाइयों की दुकान है उसके वहाँ एक कुक था, नंदू नाम था उसका। तो कहने लगा भाई साहब ये इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं 2 घंटे में बना दिया करूँगा। कुक मिल गया। अब सामान कहाँ से लाए, उसने लिस्ट बना दी, लिस्ट ले आए। 21 अगस्त हमें इसलिए भी याद है, मेरा जन्मदिन होता है, तो उस दिन हम लोगों ने इसकी शुरुआत कर दी थी। पहले दिन से ही 300-400 आदमी, 200 आदमी लगातार आने शुरू हो गए। तो धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि मुझे शायद समय भी नहीं मिला, क्योंकि आज की खाना बनने के बाद में कल की तैयारी में लग गए और लगातार चलता रहा। जब हमने शुरू करा 36 रुपये किलो दाल होती थी, उसके बाद में दाल की वैल्यू पहुंच गई 180 रुपये। 2015 में इंडेक्स में जाके देखिएगा दाल वगैरह काफ़ी बढ़ गई थी। तो बड़ी मुश्किल, तो ये कैसे चलेगा। हमारा एक सब्जी वाला था, बोला हमारे ईस्टर्न यूपी में क्या करते हैं कि 1 किलो 180 रुपये में इतनी सारी सब्जी जाएगी, तो आप दाल में वो सब्जी मिला दीजिए, एक तो पौष्टिक हो जाएगी, आलू भी मिलाइए इसमें, गोभी, बैंगन, मतलब जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल दीजिए। एक नया फार्मूला मिला। पहले दिन हमने बनाया, दाल भी बढ़िया बन गई, हमें इकोनॉमिकल भी हो गई और बहुत बढ़िया टेस्ट निकला। तो इस तरह से कॉस्ट कटिंग करके हम लोगों ने शुरू करा, क्योंकि हम लोग जहाँ लगाते थे दूर दूर तक कोई था नहीं और इतनी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप भी नहीं थी, लोग हमसे जुड़े भी नहीं थे। सड़क पे लगाते थे, गर्मी में जिस टाइम बारिश वगैरह आती थी तो किसी के दुकान के आगे लगा लेते थे, कहते कुछ नहीं थे लेकिन अंदर से लगता था। तो ये 3-4 साल इस तरह से हमारा चलता रहा। इसके बाद में लोगों ने कैसे जुड़ना शुरू करा, किसी का जन्मदिन आया तो उन्होंने कहा भाई साहब मैं जन्मदिन में कुछ लड्डू बांटना चाहता हूँ। तो हमने किसी से लेते नहीं है, हमने कहा परचेज हम ही करके लाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी और क्वालिटी की रीज़न से हमने पहले दिन इस बात का फैसला करा था कि दादी की रसोई में हम क्वालिटी की चीज़ देंगे, देसी घी का खाना देंगे, बासमती चावल देंगे, ऐसा खाना देंगे जो शायद हम अपने घर पे भी ना खाते हो। तो इसीलिए हमने मिठाई वगैरह खुद ही परचेज करने की सोची। शायद बुरा लगेगा जो मैं कहने जा रहा हूँ, जब भी हम दान की सोचते हैं, अब दिल्ली वगैरह में जगह जगह लिखा देखते हैं दान के कंबल, 60 रुपये में कंबल, 50 रुपये में कंबल, मतलब दान देते हुए हमारी भावना होती है हम सस्ती चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में दें। हमने इसका उल्टा करा था, हमने कहा हम कम चीज़ दें लेकिन अच्छी चीज़ दें। तो ये एक सोच के साथ में हमने दादी की रसोई की शुरुआत करी थी।
लेकिन बहुत दिक्कतें आती थी, जब बरसात होती थी, सब कुछ होता था, तो हमारे दिल में एक ये था कि अगर कहीं कुछ सस्ता सा मिल जाए या हम किसी दिन इस लायक हों तो एक रेस्टोरेंट टाइप का भी खोल दिया जाए जिसमें लोगों को बिठा के खिलाया जा सके। इत्तेफाक से जब ये कोरोना काल आया, कोरोना के बाद में लोगों ने दुकानें खाली करी, काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुए, तो दुकानें सस्ती हो गई जहाँ पर हम लोग गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगाते हैं। तो एक शॉप मिल गई, काफ़ी इकोनॉमिकल है, महंगी आज की डेट में भी, लेकिन मार्केट रेट से काफ़ी कम में मिल गई। तो हम लोगों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट बना दिया। उसके अंदर दिल में इच्छा थी, जब हम 5 स्टार क्वालिटी का खाना दे रहे हैं तो 5 स्टार माहौल भी देना चाहिए। तो उस माहौल को देखते हुए एक एसी लगवा दिया, एक टीवी लगवा दिया। जाता नहीं है इन सब चीज़ों में बहुत कुछ, और म्यूज़िक सिस्टम में तो खैर जाता ही नहीं है, छोटा सा लगा दिया। तो ये गरीबों का मैकडोनल्ड खोल दिया एक तरह से। तो अभी तक तो सर्दियाँ चल रही थी, तो सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बाहर बैठ के सब। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया हूँ इसमें, जो हम बाहर खिलाते थे तो लोग सड़क पे बैठ के खाते थे, कोई कहीं खाता था, कोई कहीं, तो अंदर से लगता था कि हम इतना अच्छा खाना दे रहे हैं और ये ज़मीन पे बैठ के खा रहे हैं। तो जब हम वहाँ गए तो उसके आगे कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने स्टूल्स, बेंचेस, ये सब रखवाया। और अब जब ये रेस्टोरेंट खुल गया है तो अब एसी में बैठ के अंदर अपना टीवी शीवी देख के अपना लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं, तो दिल को बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं साहब ये आपने इतनी फंडिंग कहाँ से आ जाती है और ये कैसे कर पाते हैं? तो इसके लिए आपको बहुत बहुत सोचना पड़ेगा कि एक दिन का ये नहीं होता है। जो लोग मुझे नोएडा में जानते हैं, मैं 1984 में नोएडा में आ गया था। मेरे पास एक बहुत टूटा सा स्कूटर होता था। उस टाइम हम भगवान से यही मानते हैं कि भगवान एक, आप लोग भी क्या मांगते होगे, यही सब मांगते हैं कि एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए, तो मेरे बच्चे सेटल हो जाएं। अब भगवान ने सारी चीज़ें दे दी और उसके बाद भगवान ने कहा बेटे लाइन बहुत लंबी है, तू थोड़ा सा साइड हो जाओ। तो बेसिकली तब ये दिमाग में आया कि हाँ, जो हमने मांगा हमें मिल गया, अब हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, उनके पास एक ऑटोग्राफ बुक है, आज भी हम लोगों के पास में है, बड़ी प्रेशियस है। उसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबके साथ उन्होंने काम करा था। उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब में आ गए थे। तो मेरा दवाइयों का काम था। पापा हमेशा कहते थे कि जो भी सोशल काम हो तुम उसमें लगे रहो, बिजनेस मैं संभाल लूँगा। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई। और मैं हर एक से कहता हूँ कि जिसके भी बच्चे हों उनको आप कभी ना कभी स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिए। मैं बचपन से ही, मेरे फादर जगह जगह पोस्टिंग में रहे, तो कल्चरल एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था मैं। स्पोर्ट्स से एक तो ये कहा जाता है, कोई भी स्पोर्ट्समैन होगा उसके अंदर किलर इंस्टिंक्ट होती है, नेवर से डाई स्पिरिट होती है, हारना कभी पसंद नहीं करता किसी भी स्पोर्ट्स का, कोई भी स्पोर्ट्समैन। तो वो मेरे लिए, मुझे लगा कि मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है मेरे पूरे करियर के अंदर। जब हमने जैसे दादी की रसोई या कोई भी काम करते थे तो कभी हार का डर नहीं हुआ। तो वो किलर इंस्टिंक्ट मेरे ज़िंदगी भर काम आई। दूसरा, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी, जैसे 5th क्लास के अंदर ही कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होता था, कुछ भी नाटक वगैरह होते थे स्कूल्स वगैरह के अंदर, तो मैं गोरा चिट्टा होता था थोड़ा सा, बल्कि सर तो मुझे लड़की का रोल ज़्यादा ऑफर कर, मैं गुत्थी टाइप का नहीं, जो आप लोग समझ रहे हैं। अच्छे अच्छे रोल मिलते थे। जैसे शायद मैं आज बताऊं, मैंने पृथ्वीराज चौहान जी की जिस लड़की ने आंखें फोड़ी थी, तो उसका नाम शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, वो रोल मैंने प्ले करा था। उस लड़की का नाम था कुलसुम, वो लड़की का रोल मैंने प्ले करा था। इस तरह के रोल्स मैंने काफ़ी प्ले करे। फिर वो यंगस्टर्स थे उस टाइम, थोड़ा सा नाटक में भी स्टैंड अप कॉमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें करी। तो 2 घंटे का प्रोग्राम होता था, तो 1.5 घंटे हम लोग ये, तो पढ़ाई लिखाई में मैं वीडियो कर रहा। इस बहाने जब भी हम लोग कहीं, जैसे स्पोर्ट्स में भी और कल्चरल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। जैसे मैंने बताया, मेरी जो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह हुई वो सारी अपनी मुरादाबाद से हुई, और वहाँ पर भी हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया था अपना। उस ज़माने में जब ये मॉल्स वाला कल्चर नहीं होता था, तो हमने खुददार पिक्चर अमिताभ बच्चन जी की रिलीज़ हुई थी, सत्यम पिक्चर हॉल है वहाँ पर है, तो उसकी पूरी बालकनी रिजर्व कराई थी हमने। और उस टाइम मेरे ख्याल 5 या 7 रुपये का टिकट होता था, हमने 10 रुपये का रखा था। उसमें पॉपकॉर्न्स और इंटरवल के अंदर आपके कोल्ड ड्रिंक्स, बच्चों के लिए जो जिसके पास सामान होता था सबको दिया, टॉर्च से ढूंढ के बच्चों ने, क्योंकि हम सारे यंगस्टर। तो ये कंसेप्ट, मतलब कुछ ना कुछ इस तरह की करने की इच्छा तब से भी रही।
और ये कुछ ना कुछ करने का मतलब, जो लोग मुझे नोएडा में जानते हैं वो ही जानते हैं कि ऐसा कौन सा सोशल काम है जो मैंने नहीं करा है। डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट गार्जियन का मैं जनरल सेक्रेटरी था। जो ये स्कूल का आप फीस का आंदोलन सोच रहे हैं, ये 2009 में पूरे देश में मैंने ही शुरू करा था। यहाँ नोएडा स्टेडियम है, ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बैडमिंटन हॉल, टेबल टेनिस, योगा शोगा, ये सारा मेरा ही डेवलप कराया हुआ है। अब जो मैंने आपको किलर इंस्टिंक्ट वाली बात बताई, जैसे यहाँ पोस्टमार्टम हाउस था, एक बार मैं गया वहाँ, देखा डेड बॉडीज वगैरह सड़ी गली पड़ी रहती हैं, क्योंकि पुलिस की मजबूरी है, 72 आवर्स उनको रखना पड़ता है और गर्मी में डिकम्पोज हो जाती है, कोई साधन नहीं होता। तो हमने अथॉरिटीज़ वगैरह सबसे बात करी, तो वहाँ फंडिंग की और फाइल चलने में दिक्कत तो होती है। तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा 2 डेड बॉडी का डीप फ्रीज़र मैं डोनेट करता हूँ। एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसको देख के हमारी केमिस्ट एसोसिएशन का मैं पिछले 30 साल से अध्यक्ष हूँ, तो केमिस्ट एसोसिएशन ने एक जनरेटर डोनेट करा। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक एसी डोनेट करा। मोहम्मडन एंड क्रिश्चियन डेड बॉडीज़ को ले जाने के लिए दूर ले जानी पड़ती थी वहाँ पर, तो उनके लिए एक रिक्शा बनवाई गई। रिक्शा उस जमाने में 14,000 की बनी थी, जिससे हमने बनवा रहे थे उसने 7,000 रुपये उसने बियर करे और 7,000 रुपये जो दे रहा था उसने डोनेट। मेरे कहने का मकसद कि आप एक काम शुरू करिए, लोग कारवां अपने आप जुड़ता जाता है। और अगर आप सच्चे मन से कोई काम कर रहे हैं तो देने वालों की बहुत लंबी लाइन है, लेने वाले तो हैं ही नहीं। अब इसके बाद में एक बार बिहार में बाढ़ आई थी, 2003-4-5 के आसपास की बात है। तो हम ट्रक लोड सामान भेज रहे थे, जब जा रहा था तो मीडिया आता है, फोटो वोटो खींची, तो एक साहब ने पूछा, ये ट्रक जाता भी है, दिल्ली से वापस आ जाता है? ये बात तो कायदे की कह रहे हैं, लोगों के दिल में ये भावना होनी बहुत जरूरी है। तो मैंने ड्राइवर को उसी टाइम बुलाया, मैंने कहा कितने दिन में पूर्णिया पहुंचोगे? उसने कहा मेरे को 10 से 12 दिन लगते हैं। मैंने कहा जब एक दिन रह जाए तब मुझे बता देना। उसका फ़ोन आया, मैं यहाँ से बागडोगरा बाई एयर गया, वहाँ से पूर्णिया, और पूर्णिया के 30 किलोमीटर दूर है एक बनमन की जगह थी, वहाँ पर बाढ़ आई थी। तो हमने वीडियोग्राफर का इंतजाम कराया। उस ज़माने में ये सब नहीं था, अपना व्हाट्सअप वगैरह, सीडीज़ बनवाई और जो जो डोनर्स थे सबको हमने सीडीज़ दी। वो मेरा एक तरह से सोशल लाइफ में एक माइलस्टोन हो गया। उसके बाद में जब भी कोई घटना होती थी तो लोग मेरे पास आते थे, कहने लगे खन्ना साहब कब जा रहा हो तुम? तो मैं मजाक में कहता था यार मुझसे पूछ तो लिया करो, मुझे जबरदस्ती तुम लोग भेजोगे ही? बोले हमें बताया आप जरूर जाएंगे। और ये सच बात थी कि मैं हमेशा कभी भी कुछ ऐसा होता था जाता था। जैसे 16 तारीख की रात में केदारनाथ का हादसा हुआ, 17-18 में हमें पता लगा ऋषिकेश के ऊपर ट्रक नहीं जा पा रहे हैं। 19 तारीख में हमने अपने ग्रुप्स वगैरह में सारे में अपलोड करा कि हम जा रहे हैं 20 तारीख की सवेरे। हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ। 19 को हम 3 लोग गए थे यहाँ से। उस समय 20 तारीख में जब हम श्रीनगर पहुंचे हैं तो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ से हमारे पास चूँकि कैश लेके गए थे तो वहीं हमने लोकल मार्केट से काफ़ी सामान खरीदा, सब कुछ करा। और ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इस तरह की परेशानियों में आ जाते हैं, जिनके घर पूरे रेत के अंदर दब गए थे, तो उनके तो ब्रश भी नहीं थे, नहाने के साबुन नहीं थे, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों ने उनके लिए पूरी किट वगैरह सारी अरेंज कराई, सब पूरी परिवारों के लिए। खैर वो एक अलग, मेरा ही कहने का मकसद है कि कहीं कुछ होता था और हम एक कदम आगे बढ़ाते थे, लोगों का कारवां अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता था। इसको देख के बहुत सारे लोग जुड़ने शुरू हुए। अब आ जाते हैं कि जब मेरे पास इतने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का हब है यहाँ, और यंगस्टर्स बहुत आता है मेरे पास, उनके दिल में काम करने की, अंकल हम बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ। मैं हर एक से ये बात कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि जिंदगी में आपको अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट पहले बनानी पड़ेगी। करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ये कहते हैं ना पैसा सब कुछ नहीं है, कहना बिल गेट्स का ये डायलॉग देने से पहले कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, इतना पैसा जरूर कमा लो, बिकॉज मनी इज एवरीथिंग। ये डायलॉग वही बोल सकते हैं जिनके पास पैसा होता है। तो अगर आप अपने कैरियर के अंदर, अगर इतना कंपटीशन है आज की डेट में और आप उस कैरियर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो यंगस्टर्स को तो मैं बिल्कुल मना करता हूं, ये काम करना ही नहीं चाहिए। एक सवाल बहुत लोग कहते हैं आप इस उम्र में कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं इसी उम्र में करना चाहिए। सवाल इस चीज़ का है, आप जैसी उम्र में, जब आप लोगों की उम्र में थे, बहुत मेहनत करिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए, क्योंकि बच्चे सेटल करने थे, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी, मकान भी बनाना था। शायद आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, 2000 में मेरे को अपना मकान बेचना पड़ा था। इसलिए नहीं बेचना पड़ा था क्योंकि मैं जुआ वगैरह कर रहा था, मुझे एक बिज़नेस के लिए पैसे की ज़रूरत थी।
और लोन उस टाइम नहीं मैं अरेंज कर पा रहा था, तो मुझे अपना मकान बेचना पड़ा था। बेचना नहीं पड़ा था, बिका था। बिकता मजबूरी में है, बेचता आदमी अपनी मर्जी से है। तो मैं कहता हूँ कि मेरा मकान बिका था। तो लेकिन ये हुआ कि बिजनेस ऊपर वाले की दुआ से मेहनत करी, चला, तो फिर मकान बन गया। एक बिजनेस से आप 10 मकान बना सकते हैं, मकान से 10 बिजनेस खड़े करना बहुत मुश्किल होता है। ये भी कुछ चीज़ें जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाई हैं वो काम करती हैं ज़िंदगी में। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में जब मेरे मकान बन चुका है, दुकान हो चुकी है, मेरा बुढ़ापे का पूरा इंतजाम हो चुका है, बच्चे सेटल हो गए हैं, मुझे तो कोई चिंता नहीं है। अब मैं किस बात की चिंता है? जो समाज से मैंने लिया है वो समाज को मैं लौटाने के लायक हूँ, अब बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो ये क्रिएटिव चीज़ें जो लोग मेरे से कहते हैं आप कैसे कर रहे हैं, वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि अब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। सेकेंड इनिंग हमेशा अच्छी रहती है, बशर्ते आपने पहली इनिंग पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ में अपना एंजॉय करी हो और बुढ़ापे के लिए आपने इतना कर लिया हो। मैं अपनी एज ग्रुप के सारे लोगों को जब देखता हूँ पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, क्या बातें करेंगे यार हम लोग? पार्क के अंदर बैठ के क्या कर सकते हैं? सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। मैंने कभी सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं करी। आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी कोरोना काल हुआ था, सैनिटाइजिंग की मशीन के लिए अथॉरिटी को लिखना है, इसको लिखना है, कितने की आई? 7,000 रुपए की सैनिटाइजिंग की मशीन थी, मैं परचेज कर ली। उसके अंदर सैनिटाइजर डालते थे, सब जगह सैनिटाइज करना शुरू करा। पूरे नोएडा के अंदर जहाँ जहाँ हमारे मेडिकल स्टोर्स थे, सब जगह सैनिटाइज कर दिया। फॉगिंग मशीन है, 7-8 हज़ार की आती है। अथॉरिटी को लिखते हैं कि ये धुएं की मशीन नहीं आ रही, हमारे मोहल्ले में ये नहीं हो रहा। अरे कितने की है भाई? आप 10 आदमी मिलके भी कर सकते हैं हम लोग। मेरे पास वो भी है, मैं पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कराता हूँ, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में, सब जगह करा देता हूँ इसको। सोच, आपको ये सोचना पड़ेगा। हर चीज़ पे हम सरकार पे डिपेंडेंट, जो काम हम कर सकते हैं। आप घर में टेलीविज़न लेने जाते हैं, पूछते हैं सरकार से? आप फर्नीचर लेने जाते हैं, पूछते हैं? आप 5 स्टार के अंदर खाना खाने जा रहे हैं, पूछते हैं? नहीं पूछते। तो इन चीज़ों को, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, एंजॉय कर सकते। तो ये मेरी हमेशा से सोच रही है और आपके माध्यम से बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ। ये मत सोचिए कि अंकल कैसे कर रहे हैं, इस उम्र में कैसे कर रहे हैं। मैं तो अपने फिट रखने के लिए कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात जो आप लोग सोच रहे हैं मैं चैरिटी कर रहा हूँ, बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं वहाँ पर एक सिविक सेंस भी दे रहा हूँ साथ में। चैरिटी मैं तो 5 रुपये ले रहा हूँ ना। कई बार लोग मेरे से कहते हैं, मैंने कहा ये मेरा रेस्टोरेंट है भाई, तुम्हारे 50 रुपये का रेट है, मेरा 5 रुपये का रेट है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? और सिविक सेंस क्या दी जा रही है वहाँ पर, आप कभी दादी की रसोई में आके देखेंगे तब आपको पता लगेगा। हम एक दूसरे को कहते तो हैं यहाँ पर ट्रैफिक की सेंस नहीं है, इसकी सेंस नहीं है। आप वहाँ ये आपको सब चीज़ की सेंस मिलेगी। 6.5 साल की जो मेरी अचीवमेंट है वो ये है, लोग लाइन में लगते हैं, हर एक के हाथ में 5 रुपये का सिक्का होता है, जिससे अपना समय खराब ना हो, अपने पीछे वाले का समय खराब ना हो। ये बात आप पेट्रोल पंप पे देखिएगा। जब आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो जाते हैं और पूरा पेट्रोल भर जाता है, फिर आदमी जेब में हाथ डालता है, फिर पैसे निकालेगा। अरे यार तुम्हारे वो 500 रुपये का पेट्रोल डलवाना है, जितनी देर में पेट्रोल पड़ रहा है उसको पकड़ाओ, अपना पेट्रोल पड़ा, आगे निकलिए आप। समय की कीमत दादी की रसोई में मिलेगी। और सबसे बड़ी अचीवमेंट, कभी भी आगे आप शूट करिएगा, जितनी गाड़ियां खड़ी हैं, रिक्शा वाले, 3 व्हीलर वाले, स्कूटर वाले, सब प्रॉपर लाइन में होते हैं। कोई भी ऐसे खड़ी करके नहीं जाता। आजकल गाड़ियां बहुत हो गई, पार्किंग कम है। जब आपको पार्किंग नहीं मिलती और किसी ने ऐसी गाड़ी खड़ी होती है, आपको कितनी अंदर से होता है, इसको तमीज़ नहीं है, इसको ऐसे लगा लेता। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं मिलेगी। बगैर हेलमेट के कोई आता है, उसे खाना मिलता ही नहीं। अगर स्कूटर मोटरसाइकिल पे कोई बगैर हेलमेट के खाना नहीं मिलेगा। स्कूल के काफ़ी बच्चे आते हैं, क्योंकि उनको हम मंच भी दे देते हैं, रसगुल्ले वगैरह, बिस्किट्स वगैरह, फ्रूटीज़ वगैरह रखते हैं। तो कई बार बड़ा देखने में अजीब सा भी लगता है कि साहब एक ही मोटरसाइकिल, एक ही हेलमेट है और 10-12 लोग हैं, तो बदल बदल के आते हैं। अंकल ये मैं देख रहा हूँ दूर से, लेकिन मैसेज जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा सिविक सेंस तो मैं अपने आपस के, आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को देते। कुछ लोग आते हैं मुझसे कहते हैं कि ये 4 आदमी हैं भाई साहब, इन 4 आदमी को 20 का नोट निकाला, ये 5 रुपये के हिसाब से मेरी तरफ से खाना खिला दीजिए। मैंने कहा साहब 5 रुपये ये लोग अफोर्ड करते हैं, ये 5 रुपये हम लेते भी इसलिए हैं कि इनका स्वाभिमान होना चाहिए, और आप इन्हें 5 रुपये देके फिर भिखारी बना रहे हो, क्या सेंस है भाई? मैंने कहा एक ऊपर हमारे 3 स्टार रेस्टोरेंट है, वहाँ 400 रुपये प्लेट है, ये बेचारे वहाँ नहीं गए कभी। मैंने कहा बेटे जाओ, आज अंकल तुम्हें वहाँ पे खिलाएंगे। अब अंकल जी दाएं बाएं हो रहे हैं कि 1200 रुपये में मैं कैसे खिलाऊं। तो मैंने कहा अंकल इसकी भी तो 5 रुपये कॉस्टिंग नहीं है। अगर हम 5 रुपये सब्सिडाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, हम फ्री में नहीं देना चाहते, ये हमारा कंसेप्ट है और हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो भी सीखने लग गए।
आप विश्वास नहीं करेगा, आज तक 6.5 साल में एक भी भिखारी नहीं आया। शुरू में आने की कोशिश करी भिखारियों ने, जब मैंने उन्हें समझाया कि मैंने कहा यार एक बात बताओ यार, 5 रुपए के लिए भी तुम्हें हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, जो इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो उनको बड़ा अच्छी तरह से समझ में आया। मैंने कहा तुम दुनिया से भीख मांगो, 5 रुपए यहाँ डाल दो तुम्हारे अपने स्वाभिमान के लिए। और ये चीज जो लाइन में लगते हैं और कोई डोनेशन देने की कोशिश करता है, मैंने उनको भी सिखाया। मैंने कहा आप 5 रुपए में अपना स्वाभिमान क्यों बेच रहे हैं? 5 रुपए तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। इनसे कहिए अगर ये खाने ही खिलाना चाहते हैं 100 रुपए देना आपको, 5 रुपए क्यों? तो अब कोई कहता है तो जो लाइन वाले लोग हैं वही उनका कहते हैं भाई साहब 5 रुपए नहीं लेते, 100 रुपए देने हो तो दो। तो वो जो देने वाला है उसको भी समझ में आता है कि यहाँ पर कुछ और सिविक सेंस भी दिए जा रहे हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने आप लोगों से ही कपड़े लेते हैं, 10 रुपए में कपड़े आगे देते हैं हम लोग। आप अपनी मेट को अगर अपनी 10,000 की कोई साड़ी भी दे देंगे तो आप उसे चॉइस नहीं दे रहे, इसलिए वो कदर नहीं होती। हमारे यहाँ वो अपने 10 तरह के कपड़े निकालते हैं, उसमें से जैसे हम और आप जाते हैं, लेडीज़ की एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि वो अपनी मनपसंद चीज़ पसंद करना चाहती हैं वैरायटी देख के। तो ये जो हम चॉइस दे रहे हैं, जब वो पसंद करती हैं, उनका जरा चेहरा देखिए कितनी खुशी होती है। तो यहाँ मैं कई बार मजाक में भी कहता हूँ, मैंने कहा मैंने अंग्रेज फील करे हैं भाई। अंग्रेज कहते थे ना, बेगर्स हैज नो चॉइस, वी गिव चॉइस टू एवरीवन। सबको चॉइस मिलती है, ये सिर्फ दादी की रसोई में। तो मेरे कहने का मकसद है चैरिटी के साथ में आप जो दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों से शादी का लहंगा कुर्ता होता है, इतने महंगे महंगे 1-1, 1.5 लाख रुपए के बनवा लेंगे, शेरवानीज बनवा लेंगे, और वो फिर उसके बाद में पहनते नहीं आप। वो लोग हमें डोनेट कर देते हैं। आज मेरे पास 30-40 शादी के लहंगे कुर्ते हैं, बहुत महंगे महंगे, और ये शेरवानीज वगैरह हैं, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और ये रिक्वेस्ट करते हैं जो आप इस पे पैसा खर्च करने वाले थे, लड़की को गोल्ड बना के दे दीजिए, उसकी ज़िंदगी में काम आएगा। और जब शादी हो जाए तो ये फिर हमें वापस कर दीजिए महंगा सामान। और बाकी सामान जो भी होता है जो आप लोग देते हैं, धो के प्रेस करा के मंगाते हैं हम लोग, और वो आगे 10 रुपए में। पैसे इसलिए लेते हैं, लोगों का स्वाभिमान रहना चाहिए। और जो मेरे से पूछते हैं कि हम ऐसे ही दे दें अगर आप करवा लें, मैंने कहा दान देते हुए दान की भावना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चल के कोई कहता हमारे घर से मंगा लें, मैं नहीं, हमने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा है। दान हमेशा चल के देना चाहिए। हमारी पंचलाइन है, हमारी वेबसाइट पे भी लिखा है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। तो अगर कभी कोई कुछ करना चाहता है तो दिल से करे, लंबे टाइम चलती हैं ये चीज़ें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम लोगों ने कोशिश करी है। और जैसे मैंने बताया कि मैं मस्ती के साथ में काम करना चाहता हूँ। कोई गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दादी की रसोई में आएंगे, आपको पूरा मस्ती का माहौल मिलेगा, मस्त होते हैं। और अगर हम सीरियस रहेंगे, कई बार आते हैं लोग, मैंने कहा यार सीरियस रह के क्या काम चलेगा, ज़िंदगी आज अपना जी लो। लोग कहते हैं, कई बार बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग मिलते हैं, आपने अपना भविष्य सुधार लिया, आपका, अरे यार मैंने कहा यार आज सुधार लिया, आज जियो। ज़िंदगी में जो आज है उसका कोई मुकाबला नहीं है, कल तो पता ही नहीं ना, राह चलते हुए एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। आप कितने भी फिजिकली फिट हैं, अपनी गलती से नहीं मरता, दूसरे की गलती से भी मर जाता है आदमी। तो मेरा ये कहना, अपना आज भरपूर जिए, मस्ती के साथ जिए, और कुछ ऐसा क्रिएटिव करिए जो आपने समाज से लिया है वो समाज को वापस करने की पूरी कोशिश करिए, वरना वो एक्सपीरियंस पूरा खत्म हो जाएगा। यहाँ से जाने से पहले, दुनिया से जाने से पहले, जो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो सारा आप लोगों को दे सकता हूँ, तो मैं देना चाहिए। और यहाँ आप लोगों के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं दे रहा हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दादी की रसोई में ज़रूर आइएगा। गूगल मैप पे भी है, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हमारा बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। थैंक यू।